चलिए देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं वेक्टर। 11th क्लास में फिजिक्स में आपको मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया है और मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा दिया। समझ लीजिए ये भी मैथमेटिकल टूल्स ही है ना, क्योंकि हम यहाँ आपको वेक्टर अलजेब्रा बताने वाले हैं। क्या बता रहे हैं? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, बात को समझिएगा। वेक्टर अलजेब्रा भी समझ लीजिए हल्का फुल्का मैथमेटिकल टूल ही है, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन जैसे हुई ना, पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, है ना। तो वन डायमेंशन मोशन में उतना डायरेक्शन एक्शन का इशू नहीं आता, प्लस और माइनस से सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसी को जब अपन आगे पढ़ेंगे 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो उसके लिए ये वेक्टर पढ़ेंगे अपन और वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, है ना। जैसे ना मैथमेटिक्स में अपन जोड़ घटाना करते हैं, 3 + 2 5 हो जाता है, 5 - 2 3 हो जाता है। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है ना, उनको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल अलजेब्रा डिजाइन किया गया। उसी अलजेब्रा को बोलते हैं क्या? वेक्टर अलजेब्रा। बात समझो, ये सब चीजें किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है तो फिजिकल क्वांटिटी। शायद पहले मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल दोज नेचुरल थिंग्स विच कैन बी मेजर। ठीक है ना, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, ऑल द measurable quantities are called physical quantities. All those natural things which can be measured are called physical quantities. समझिएगा, physical quantities में दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। बात को समझिएगा। होता क्या है, कुछ चीजों में कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वही सारा कुछ इफेक्ट क्रिएट करता है। वहां डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है या डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने मान लीजिए किसी पे फोर्स लगाया, ठीक है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं ना कि यार बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। यार अगर तुम कुएं से पानी निकालना है और तुम कुएं से पानी निकाल रहे हो, एक बाल्टी आपने भरी और पानी निकालने लगे और बाल्टी फूटी हुई है, तो आपने मेहनत तो बहुत करी। पहले बाल्टी को नीचे भेजा, फिर भरा, और भरने के बाद आप बाल्टी से पानी ऊपर ला रहे हो। लेकिन आप जब देखेंगे, जब बाल्टी ऊपर पहुंचेगी, उस समय तक बहुत ही कम पानी बाल्टी में बचेगा। रीजन क्या है? क्योंकि बाल्टी खींचने में आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बाल्टी फूटी हुई थी, तो वो जो पानी है वो कहां जाता जा रहा था? नीचे। आपने मेहनत करी। मैं दूसरा व्यक्ति हूं जो बाल्टी से पानी निकालने गया कुएं से, और मैंने बाल्टी डुबोई, बाल्टी भरी, ले आया। आपकी बाल्टी में से 2 लोटा पानी, 1 लीटर 2 लीटर पानी रहा, मेरी बाल्टी फुल भर के आई। दोनों ने बराबर मेहनत करी, लगभग। लेकिन तुम्हारे वाले में काम कम हुआ, मेरे वाले में काम ज्यादा हुआ। डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन इन द सेंस ऐसे कि मैं काम कर रहा था ना, मैंने जो फोर्स लगाया उसका पूरा का पूरा अमाउंट मैं ऊपर लेके आया, लेकिन आपके वाले में बाल्टी फूटी थी, आप ऊपर की तरफ कर रहे थे, पानी नीचे की तरफ जा रहा था। फाइनली आप पूरा पानी ऊपर लेके नहीं आ पाए। बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे अपन वो एक खेल देखे होंगे ना, कि एक रस्सी को कुछ लोग इस तरफ से खींचते हैं और कुछ लोग उस तरफ से खींचते हैं। यार वो इतनी सी रस्सी में इतनी जान तो होती नहीं, फिर भी यहां से बहुत सारे लोग खींच रहे हैं, उस तरफ से बहुत सारे लोग खींच रहे हैं ना। इस तरफ वाले लोग उस तरफ वालों को अपनी तरफ खींच पा रहे हैं ना, उस तरफ वाले इस तरफ वालों को उस तरफ खींच पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इस तरफ वाले इस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ वाले इस तरफ खींच रहे हैं, दोनों फोर्स अपोजिट है, इसीलिए कोई किसी तरह मूवमेंट नहीं कर रहा। जबकि हम देखते हैं बड़े बड़े ताकतवर लोग उसको करते हैं, खींचते हैं। ये मैटर होता है डायरेक्शन का, समझना। किसी ने कहा, बोले तुम क्या करते हो दिन भर? मैं दिन भर बहुत मेहनत करता हूं। बोले क्या मेहनत करते हो? बोले मैं डेली 10 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं। अपन ने सोचा बहुत मेहनती है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 2-4 घंटे में ये सतना पहुंच जाएगा, या 2-4 दिन में सतना पहुंच जाएगा, 2-4 दिन में कटनी पहुंच जाएगा, 10-12 दिन में बांदा पहुंच जाएगा। हम ये दिमाग में सेट कर लेते हैं, लेकिन सुनो तो पहले, वो ट्रेवल कहां करता है? वो घर से निकलता है, अपने घर का एक चक्कर पूरा करता है। उसके घर का जो चक्कर है वो 500 मीटर का है, मतलब 2 चक्कर में 1 किलोमीटर। वो अपने घर के 20 चक्कर करता है, 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। वो घर का चक्कर कर रहा ना, वापस घूम के तो घर ही पे आ रहा है ना। भले वो बेचारा मेहनत कर रहा है, भले वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है, लेकिन वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वो मेहनत कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है?
वो स्ट्रेट जा रहा है, कि वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, कि वो जिगजैग जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन मैटर बन जाती है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज can expressed by only the magnitude. All those physical quantities depends upon only the magnitude. These are called scalar quantities. क्या कहलाएंगी, scalar quantities. All those physical quantities depends upon only the क्या, magnitude. These are called scalar quantities. But all those physical quantities depends upon both मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और साथ ही साथ वो वेक्टर एडिशन के लॉ को भी फॉलो करें। समझिएगा, स्केलर कौन, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन ओनली द मैग्नीट्यूड, एंड ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अगर ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, अगर ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। तो क्या स्केलर कहलाएगी? नहीं, स्केलर भी नहीं कहलाएगी। फिर क्या कहलाएगी? तब फिर वो टेंसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेंसर। नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। अगर ऑप्शन रहे सिर्फ और सिर्फ स्केलर और वेक्टर का, तो ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर बोलेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर रहे तो क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटीज। क्या समझ में आ गया आपको? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन ओनली द मैग्नीट्यूड। इसे कोई बोले कि मैं सतना तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको घुमा के वहीं ले जाता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। समझो आप, ये पन्ना है, क्या है ये? पन्ना। पन्ना से आप 50 किलोमीटर इस तरफ जाइए, दिख नहीं रहा होगा ना, 50 किलोमीटर इस तरफ जाइए तो ये नागौद है। क्या है ये? नागौद। बात समझना। दूसरी चीज ये है भाई पहाड़ी खेरा। क्या है ये? पहाड़ी खेरा। ये पन्ना से कितना है? 36 किलोमीटर है, और ये नागौद से भी 36 किलोमीटर है। बात को समझना आप आराम से। ये जो पन्ना है, पन्ना से आप 50 किलोमीटर नागौद जाते हैं, पन्ना से पहाड़ी खेरा 36 किलोमीटर है, और नागौद से भी पहाड़ी खेरा कितना है? 36 किलोमीटर। मान लीजिए कोई वजह थी, यहां बीच में पहाड़ है। क्या है बीच में? पहाड़। और ये वाला रास्ता क्या है? बंद है। अब आप बात समझना, अगर एक्चुअल देखा जाए, अगर एक्चुअल देखा जाए तो पन्ना से पहाड़ी खेरा का डिस्टेंस कितना है? ये कोई जगह है, घबराना नहीं, पहाड़ी खेरा जगह है, प्लेस है, कस्बा है, मतलब लोग रहते हैं इधर पे, घबराना नहीं। ये जैसे पन्ना है, पन्ना से 50 किलोमीटर दूर नागौद है, और नागौद से 36 किलोमीटर पहाड़ी खेरा है, और पन्ना से भी 36 किलोमीटर क्या है? पहाड़ी खेरा है। लेकिन ये वाला रास्ता किसी कारण से बंद है। हमने आपसे पूछा पन्ना से पहाड़ी खेरा कितना दूर है, तो आप तो वही वाला डिस्टेंस बताओगे ना जो हमको फॉलो करनी है। आप तो वही बताओगे ना जहां से रास्ता है जाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप कौन सा वाला बताओगे? जो वे चालू है, जिस पाथ को आपको फॉलो करना है। आप क्या बोलोगे? 86 किलोमीटर है। कितना बोलोगे आप? 86। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए, भले इधर रास्ता नहीं है, लेकिन पन्ना से पहाड़ी खेरा का डिस्टेंस कितना है? पन्ना से पहाड़ी खेरा का डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, लेकिन इधर रास्ता नहीं है, रास्ता ये वाला है। तो आप क्या बताओगे? 86 है। क्या बताओगे? 86। क्योंकि आप तो उधर से जाओगे ना जिधर से रास्ता होगा, जिधर रास्ता ही नहीं होगा तो कैसे बताओगे? तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। डिस्टेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? हाउ मच पाथ वी हैव टू क्या कवर, हाउ मच पाथ वी हैव टू कवर, हमें कितना पाथ कवर करना है, दैट इज डिस्टेंस। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। वहीं कहीं अगर पूछा जाए कि भला व्यक्ति पहाड़ी खेरा में ऑलरेडी है, आप पन्ना में हो, ठीक है ना, वो कहता अरे यार ये फोन काम नहीं कर रहा है, बहुत दूर हो गया। बोले नहीं यार, वी आर कितना सेपरेशन में है? ओनली 36 किलोमीटर अपार्ट। हम दोनों कितने सेपरेशन पे हैं? सिर्फ और सिर्फ 36 किलोमीटर सेपरेशन पे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 36। क्योंकि बताया होगा कि आप पहले ईस्ट में जाइए 50, ईस्ट के बाद आप जो है तो कहां टर्न हो जाइए?
ईस्ट के बाद आप टर्न हो जाइए कहां पे, नॉर्थ वेस्ट में टर्न हो जाइए। तो नॉर्थ वेस्ट में टर्न हो जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे आप, कहां पहुंच जाएंगे, पहाड़ी खेरा पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्शन बताएंगे तभी ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्लियर हो पाएंगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन करना चाहते हैं तो डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। फाइनली हम हैं कहां, इनिशियल सिचुएशन से कितना दूर है, इनिशियल सिचुएशन से कितना दूर है। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनिशियल सिचुएशन से कितना दूर है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, जैसे ये नदी है, देखो ये नदी है, ये हमारा घर हो गया, मान लो ये पन्ना हो गया और ये हो गया चंद्रनगर हो गया। क्या हो गया, ये चंद्रनगर। और हमारे बीच में सिर्फ एक आधा किलोमीटर की नदी है, 500 मीटर की, लेकिन जाने का रास्ता इधर से है। तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे अपन, इसको डिस्टेंस बोलेंगे। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या चाहिए, डायरेक्शन, जो बताएगा कि पन्ना से चंद्रनगर का जो पोजीशन है जस्ट वेस्ट में है, तो बता देगा कि हाँ भाई इधर होगा। लेकिन अगर रास्ते की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो भाई यहां से यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां जाना पड़ेगा, तब चंद्रनगर पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या बताना पड़ता है अपन को कि एक्चुअल पाथ क्या कवर करना है। डिस्टेंस के लिए क्या बताना पड़ता है कि एक्चुअल पाथ क्या कवर करना है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताना पड़ता है, अभी कहां हो और तब कहां हो, इनिशियल के रिस्पेक्ट में किस तरफ हो। मतलब डायरेक्शन मैटर है। क्या मैटर है, डायरेक्शन। तो इस तरीके से वो सारी क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं वो स्केलर कहलाती हैं, और जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर पे डिपेंड करती हैं और वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी रहती हैं जिनमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। डायरेक्शन तो होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, टेंसर क्वांटिटीज। अगर टेंसर का ऑप्शन है तो टेंसर कहलाएंगी, अगर टेंसर का ऑप्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। आ गया समझ में, चलिए आगे बात करते हैं। इसी के साथ आगे समझो, तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी दिखने में कैसी होती हैं समझो। आप ये तो पहचान गए स्केलर किसको बोलेंगे, वेक्टर किसको बोलेंगे। वो सारी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं वो स्केलर हैं, और जो करती हैं वो वेक्टर हैं। और साथ ही साथ वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए या वेक्टर अलजेब्रा के लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद अपन लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्केलर दिखता कैसे है, जैसे ये वर्क डन है। स्केलर दिखता कैसे है, जैसे ये पावर है। स्केलर दिखता कैसे, जैसे ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, जैसे ये स्पीड है। कहने का मतलब है सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर बना दोगे, क्या बन जाएगा, स्केलर। सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्केलर क्वांटिटीज को। तो वेक्टर में क्या है, वेक्टर में बोल्ड लेटर्स आते हैं। क्या आते हैं, बोल्ड लेटर्स। थोड़ा सा क्या है, बोल्ड लेटर्स लिखने में डिफिकल्ट रहता है, इसलिए इसका एक अल्टरनेटिव भी है। आप सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर के ऊपर क्या लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एरो। समझ में आया। स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर के लिए सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर ले लीजिए आप। जैसे आपको स्पीड ड्रॉ करना है, एस बना दीजिए, डिस्टेंस के लिए डी बना दीजिए, पावर के लिए पी बना दीजिए, वर्क डन के लिए डब्ल्यू बना दीजिए, टाइम के लिए टी बना दीजिए, मास के लिए एम बना दीजिए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो बोल्ड लेटर्स यूज करते हैं या सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर्स के ऊपर एरो लगाते हैं। फिलहाल W को मैं वेट बोलूं तभी सही है ना। ये वेट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब कुछ क्वांटिटीज आपको जानना है, जो क्वांटिटीज पहले आई थी, ऑपरेशन तो बाद में हुआ। जब पैसे आएंगे तभी ना गिनोगे, जब पैसा आएगा तब ना गिनना सीखोगे। तो इसलिए क्वांटिटीज पहले आई हैं, बाद में ऑपरेशन। इसलिए क्वांटिटीज हमको बहुत सारी पहले से मालूम है, कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। मैं आपको बताता हूं, उसको आप तैयार करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, ये समझ में आ गया। स्केलर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय द सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर्स। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बोल्ड लेटर से या फिर एरो ओवर द सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर्स। आ गया समझ में। चलो देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन, ठीक है। एग्जांपल्स जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। मैं ये एग्जांपल्स को इधर लिख देता हूं और फिर वो क्लासिफाई कर देते हैं। एग्जांपल्स ये स्केलर्स हो गए और ये क्या हो गए, वेक्टर्स हो गए, है ना। समझिएगा, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन,
पावर, ठीक है ना, फ्लक्स, अभी सब आगे 12th में पढ़ोगे फ्लक्स वगैरह, हल्का फुल्का अभी 11th भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। फ्लक्स के अलावा और क्या, टाइम, मास, टेम्परेचर, ठीक है ना, और क्या है, और ये सब जो चीजें ये स्केलर है इस टाइप की कुछ भी। और वेक्टर में क्या क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, डॉक्टर टाइप लिख रहा हूं एकदम, है ना, ध्यान रखना, इंपल्स, और क्या है, एरिया। एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन कहां होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। अगर क्लोज्ड सरफेस होगा, कैसा बोलो, क्लोज्ड, तो हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। बताएंगे खैर जब इनकी भी जरूरत पड़ेगी, अभी तो सिर्फ इतना जान लो कि ये वेक्टर होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, एरिया, टॉर्क, ठीक है ना, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो आपको याद होते जाएंगे। तो स्केलर्स कैसे पहचानते हैं, स्केलर्स दिखते कैसे हैं, वेक्टर्स कैसे दिखते हैं या कैसे दिखाए जाते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना। स्केलर्स में कौन कौन से एग्जांपल हैं जो आपके सामने बहुत बार आएंगे, वेक्टर्स में कौन कौन से एग्जांपल हैं जो आपके पास बहुत बार आएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं, मिटाएं इसको, नोट करना है, कर लीजिए रोक के। चलिए अब आगे देखिए, तो आपको सबसे पहले ये मालूम चल गया स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, सेकंड ये मालूम चल गया वेक्टर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, थर्ड ये मालूम चल गया टेंसर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, फिर ये मालूम चल गया कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जनरली जो स्केलर हैं, और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर हैं। दूसरे मेथड्स भी बताएंगे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। ये भी बता दिया स्केलर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर्स, और ये भी बता दिया कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो ओवर द सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर्स या फिर बोल्ड लेटर्स, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। इस सब के बाद स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, इंट्रो हो गया, एग्जांपल्स हो गए, है ना, एक्सप्रेशन हो गया। अब आता है ऑपरेशन। क्या आता है, ऑपरेशन। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उन्हें अपन सिंपली ऑपरेट कर लेते हैं। सिंपली कैसे, 3 + 2 है 5 हो गया, 2 - 3 है -1 हो गया। लेकिन अगर 2i + 3j है तो ये कैसे करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर का सिंबल है, आगे बताएंगे कौन से वेक्टर का है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। अब इनको ऐड करना है, ये यार ऐसे ऐड नहीं हो पाएंगे, इनके लिए एक अलग अलजेब्रा डिजाइन किया गया है, एक स्पेशल अलजेब्रा डिजाइन किया गया है, उसको बोलते हैं अपन वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। क्या समझे आप कि स्केलर क्वांटिटीज को ऑपरेट करने के लिए अपन जनरल हमारे पास जो अलजेब्रा है उसका यूज करते हैं, उसी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से इनको ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ सिंपल अलजेब्रा से करते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को ऑपरेट करने के लिए हमारे मैथमेटिक्स में एक स्पेशल अलजेब्रा डिजाइन किया गया है, उस अलजेब्रा को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको स्केलर वेक्टर में काफी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज मालूम चल गई, ठीक है ना। आगे समझो, इसके बाद आप जानो कि वेक्टर खुद कितने टाइप के होते हैं। वेक्टर, तो वेक्टर होते हैं भाई 2 टाइप के, एक होता है एक्सियल वेक्टर, दूसरा होता है पोलर वेक्टर। समझिएगा, एक्सियल वेक्टर जिसकी एक्सेस होती है, पोलर वेक्टर जिसके एंड्स होते हैं। पोलर मतलब पोल, पोल तो जानते हैं ना, जिसके 2 किनारे हों, 2 एंड्स हों, 2 एक्सट्रीमिटीज हों, और एक्सियल मतलब जिसकी एक्सेस होती हो, मतलब ये मूव करेंगे तो 2 पर्टिकुलर एंड्स में मूव करेंगे, या तो फॉरवर्ड जाएंगे या बैकवर्ड जाएंगे, 2 ही इनके सिचुएशन होंगे, एक हेड होगा एक टेल होगी। लेकिन इनके लिए हमेशा माई बाप कौन होगा, इनकी एक्सेस। ये वेक्टर कहां ऑपरेट होंगे, अबाउट द एक्सेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनका ओरिजिनेशन कहां से होगा, एक्सेस से इनका ओरिजिनेशन होगा, और इनका पूरा मूवमेंट भी कहां होगा, अबाउट द एक्सेस होगा। लेकिन पोलर का जो इनिशियल है वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, पोलर का जो इनिशिएशन है वो कहां से होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, और इसका मूवमेंट कहीं भी हो सकता है।
बस फॉरवर्ड बैकवर्ड ये दो सिचुएशन है और इनमें क्या होगा, रोटेशन होगा। तो समझिएगा वो सारे वेक्टर्स जो कि अबाउट द एक्सिस मूव करते हैं या अबाउट द एक्सिस सेंट्रलाइज रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। और वो वेक्टर जिनके पोल्स होते हैं, एंड्स होते हैं, किसी एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, दीज आर पोलर वेक्टर्स। आया समझ में? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट एक्सियल वेक्टर एंड सेकंड पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन? वो वेक्टर जो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड में सेंट्रलाइज्ड होते हैं, दीज आर एक्सियल वेक्टर। और वो वेक्टर जो किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में, ठीक है ना? ऐसा समझो, एक्सियल मतलब जिसकी एक्सेस होती है, पोलर मतलब जिसके एंड्स होते हैं। आया समझ में? जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है इस एक्सिस के चारों तरफ होगी। आया समझ में? तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी वेक्टर हो गई? एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर हो गई और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पोलर वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट के दो फिक्स एंड्स हैं, ए से स्टार्ट हुआ और बी पे टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये जो क्या नाम इसका एंगुलर वेलोसिटी है ये एक एक्सिस के चारों तरफ ही रहती है, इसका इनिशियल टर्मिनेशन सब वही है, एक्सिस के चारों तरफ ही है ये। तो इसकी एक्सेस है, इसके एंड्स हैं, तो ये एक्सियल हुआ, ये पोलर हुआ। कितना आसान है समझना। जैसे टॉर्क है, क्या है? टॉर्क। जैसे पेन है ना, पेन को मैंने इधर फोर्स लगाया, ये मूव करने लगा ना, तो ये वाला जो फोर्स है ना जिसने इसको मूव करा दिया, वो वाला फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा दे क्या कहलाता है? टॉर्क। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा दे, दैट इज टॉर्क। अभी आगे पढ़ोगे आप, अभी अपन बहुत स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हैं। तो टॉर्क हो गया। टॉर्क भी कहां लग रहा है? अबाउट द एक्सिस। टॉर्क भी कहां लग रहा है? अबाउट द एक्सिस। लेकिन अगर बात करें फोर्स की, ये लग गया फोर्स, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट था और फाइनल वो हो जाएगा जहां तक इसका इफेक्ट जाएगा। तो दो तरीके के वेक्टर, एक एक्सियल वेक्टर, दूसरा पोलर वेक्टर। वो वेक्टर जिसमें एक्सेस होती है दैट इज एक्सियल, जिसमें एंड्स होते हैं दैट इज पोलर। जो वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट होके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अप्लाई होता है दैट इज पोलर वेक्टर, और जो वेक्टर हमेशा एक एक्सिस के चारों तरफ ही काम करता है वो कहलाता है एक्सियल वेक्टर। समझ में आ गया? चलिए अब इसके आप कुछ एग्जांपल जान लीजिए, ठीक है ना? जो एक्सियल वेक्टर है, सबसे पहले एक्सियल वेक्टर में क्या आएगा भैया? कौन सा वाला फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा टॉर्क। टॉर्क को देखिए, सेंट्रीपिटल तो फिर भी चलो थ्रू द सेंटर होता है। टॉर्क हो गया। एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। तो जो भी रोटेशन से रिलेटेड है वो सब काहे में आएंगे? एक्सियल वेक्टर में। जो सारी चीजें रोटेशन से, मेनली क्या? टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप अभी नेक्स्ट ईयर जाओगे जब 12th वगैरह में, तो वहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी एक्सियल वेक्टर है। 12th वाले जब मास्टर बताते हैं ना तो फिर बड़ा अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले से बता देता हूं आपको आज से, क्योंकि बहुत बार बच्चे ना अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में परेशान होते हैं। पूछना 12th वालों से जो निकल चुके हो, बढ़िया मजा आएगा आपको। तो एक्सियल वेक्टर में ना मेनली कौन? टॉर्क। दूसरा कौन? एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा कौन? एंगुलर एक्सेलरेशन। चौथा कौन? एंगुलर मोमेंटम। पांचवा कौन? वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इस तरीके की चीजें जो कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ ही अप्लाई होती हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो पोलर में कौन कौन आता है? पोलर में आता है डिस्प्लेसमेंट। पोलर में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। और कौन आता है? वेलोसिटी। और कौन आता है? एक्सेलरेशन। ज्यादा स्पेलिंग पे ध्यान ना देना है ना। एक्सेलरेशन। फिर क्या आता है? फोर्स। फिर क्या आता है? मोमेंटम। फिर क्या आता है? इंपल्स। और क्या आता है? एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और दुनिया भर की जितनी फील्ड होती हैं वो सब। तो जो ये इस टाइप की चीजें हैं
वो सब काहे में आती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज में आती हैं। काहे में आती है? वेक्टर। कौन सा वाला वेक्टर? पोलर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोलर। तो जनरली हमें पोलर वेक्टर ही पढ़ने हैं। जनरली क्या पढ़ना है अपन को? पोलर वेक्टर पढ़ना है। बाकी चाहे एक्सियल वेक्टर हो चाहे पोलर वेक्टर हो, वेक्टर अलजेब्रा सब में एक जैसी लगेगी। चाहे एक्सियल वेक्टर हो और चाहे पोलर वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा सबके लिए एक जैसी एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है इस मैटर पे। समझ में आ गया आपको? तो वेक्टर के दो टाइप समझ में आ गया, एक्सियल और पोलर। अबाउट द एक्सिस एक्सियल और अक्रॉस द क्या? एंड्स से कहलाएगा पोलर। ठीक है ना? जिनके पास एंड्स होते हैं, पोल्स होते हैं, वो पोलर वेक्टर। जिनके पास एक्सेस होती है वो एक्सियल वेक्टर। अबाउट द एक्सिस एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना? अलोंग द क्या? एंड्स या हैविंग टू एंड्स इनिशियल एंड टर्मिनेशन, तो दीज आर कॉल्ड क्या? पोलर वेक्टर। समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी आपके सामने है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया ये चीज? आगे समझो। अब वेक्टर ये तो हो गए एक्सियल और पोलर, है ना? एप्लीकेशन के हिसाब से हो गए। अब एप्लीकेशन के अलावा भी वेक्टर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सबसे पहले समझिए, एक वेक्टर होता है नल वेक्टर। क्या होता है? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। मैथ्स में भी जैसे पढ़ाया गया होगा ना, एम्प्टी सेट या नल सेट, वही है नल वेक्टर या फिर क्या? जीरो वेक्टर। दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तीसरा होता है पैरेलल या पॉजिटिव वेक्टर। पैरेलल या फिर क्या? पॉजिटिव वेक्टर। चौथा होता है नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर। ठीक है ना? फिर पांचवा होता है इक्वल वेक्टर। क्या होता है? इक्वल वेक्टर। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले नंबर नल वेक्टर होता है ना? कुछ लोग तो पोजीशन वेक्टर को भी टाइप में ही जोड़ देते हैं, फिर भी चलो बता दूंगा मैं आपको पोजीशन वेक्टर। बात को अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिए। तो नल वेक्टर, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। नल वेक्टर का मतलब हुआ द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हैविंग only one magnitude. Yet the vector having magnitude is one. The vector whose magnitude is one. अभी सिंपल सिंपल जानो, फिर इनके अंदर घुसेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत शानदार चीजें हैं। इन्हीं के बेसिस पे ही आगे वेक्टर फॉरवर्ड होगा, है ना? समझो, नल वेक्टर नाम से क्लियर है, द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। पैरेलल और पॉजिटिव वेक्टर, दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। बस, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वो सारे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड parallel vectors or positive vectors. Negative vectors, all those vectors having equal magnitude. All those vectors having equal magnitude but opposite direction. All those vectors having equal magnitude but opposite direction, these are called negative vector. उसके बाद equal vector. Simply vector मतलब दो चीजें, वेक्टर मतलब दो चीजें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और क्या है वेक्टर? इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। भाई वेक्टर में दो एलिमेंट होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या? डायरेक्शन। यहां पे क्या लिखा है? इक्वल वेक्टर मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग equal magnitude and same direction. All those vectors having equal magnitude and same direction, these are called equal vectors. ये पोजीशन वेक्टर क्या है? कार्टेशियन सिस्टम में मान लीजिए कोई पॉइंट P है 1 2 3, ओरिजिन के रेफरेंस में इसकी पोजीशन बताने के लिए हमने अगर R का यूज किया तो R इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना? कार्टेशियन फॉर्म में जो किसी पार्टिकल की लोकेशन है, पोजीशन है, उसको ओरिजिन के रेफरेंस में अगर हम किसी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं या वेक्टर से एक्सप्रेस कर देते हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। इसी को हम ओपी भी बोल सकते हैं, वेक्टर ओपी। समझ में आ गया? वेक्टर ओपी।
क्लियर हो गया, ओ से स्टार्ट होके पी पे टर्मिनेट हो जाए, समझ में आ गया। तो व्हाट इज वेक्टर क्लियर हो गया, व्हाट इज स्केलर क्लियर हो गया। तीसरा क्या, टेंसर भी क्लियर हो गया। वेक्टर कैसी दिखती हैं, स्केलर कैसी दिखती हैं, वेक्टर कौन कौन सी होती हैं, स्केलर्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर दिख गया, एक्सियल एंड पोलर, ठीक है ना। अब वो जो दूसरे भी वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से कितने टाइप के होते हैं। पहला नल वेक्टर, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड।